सभी लोग फ्रेंड जल्दी से जुड़ जाइए और यूपीपीसीएस प्री 2023 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बैच में हम लोग फिर से सेकेंड लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि इसका पहला लेक्चर कल की क्लास में हो चुका है। कल की क्लास में मैंने ट्रेंड एनालिसिस बताया था कि पूरे पिछले 5 सालों में हमारे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। उसके पश्चात मैंने अपने पहले चैप्टर की शुरुआत की थी, यानी राज्यों के पुनर्गठन से इस बार हमने पॉलिटी की शुरुआत की और उसकी बेसिक बातों को कल मैंने कुछ चर्चा किया था। आज विस्तार पूर्वक उसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अनीता यादव, डीपीएस कासगंज, पवन शर्मा, अमन कुमार, श्रेया सिंह, आशुतोष, जितने भी साथी आ चुके हैं यूट्यूब पर, सब लोग एक बार लिंक को शेयर कर दिए और जो भी हमारे एडमिशन के साथी हैं ऐप पर, उन सबका भी क्लास में स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़िए और भी साथियों को लिंक को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़ पाए। और एक बार फिर से चलते हैं। वैसे शायद आज आपकी लास्ट क्लास होगी यूट्यूब पर, उसके बाद क्लासेस शायद उन्हीं को मिल पाएगी जिनका एडमिशन हुआ है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, चलते हैं सीधा क्लास में। और हम लोग कल डील कर रहे थे राज्यों का पुनर्गठन, और जितने भी नए साथी क्लास में जुड़े हैं फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये यूपीपीसीएस 2023 का बैच है। ये लक्ष्य हमारा क्या है? यूपीपीसीएस 2023 का बैच है और ये प्रीलिम्स का बैच है। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पर कमेंट किया है, मैंने देखा बाद में, सर पॉलिटी केवल 10,500 की है। नहीं भाई, पूरा का पूरा पीसीएस का कोर्स 10,500 का है, जिसमें अभी डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो पूरी पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जितने भी सेगमेंट हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, सारे सेगमेंट मिला करके आपकी इसकी फीस 10,500 रखी गई है, जिसमें अभी आपको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो एडमिशन लेने के लिए आप इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9560892979 और आप 20% डिस्काउंट के लिए हमारे कूपन कोड का यूज कर सकते हैं इमरान20, और पुराने स्टूडेंट हैं तो 10% डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूरी डिटेल एडमिशन से संबंधित आप लोग ले सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स सीधा क्लास में, हम लोग बिना बातचीत किए। और कल के क्लास का जो टॉपिक था राज्यों का पुनर्गठन पढ़ रहे थे। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे और भारत संघ और राज्य क्षेत्र के बीच का डिफरेंस क्या है, इसकी चर्चा क्लास में की गई थी। और भाग 1 के अंतर्गत जो 4 आर्टिकल है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 की हमने विस्तार पूर्वक कल की क्लास में चर्चा की थी। जहां एक तरफ मैंने बताया था कि अनुच्छेद 1 कहता है या आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद अपनी रीतियों के अनुसार विधि बनाकर नए राज्यों का भारत में प्रवेश कर सकती है और ऐसे राज्यों को स्थापना भी कर सकती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। और वहीं अनुच्छेद 3 के तहत यानी आर्टिकल 3 के तहत कहा गया है कि संसद को इस बात की भी शक्ति होगी, वह 2 राज्यों को जोड़कर आपस में एक नए राज्य का गठन कर सकती है। किसी बड़े राज्य से कुछ क्षेत्र को निकाल करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। राज्य की सीमा को वह घटा सकती है, राज्य की सीमा को वह बढ़ा सकती है, राज्य की सीमा में वह परिवर्तन भी कर सकती है और राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन इसी के आगे आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा जो कुछ भी परिवर्तन किया जाएगा, यह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जिसका कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन हमारे संविधान में किया जाएगा, ये सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा, ये साधारण बहुमत से किया जाएगा। ये जितने भी परिवर्तन इसमें आपके किए जाएंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और आज आपसे मैंने एक वादा और किया था कि कल की क्लास में आप लोग याद दिलाइएगा। शायद आप लोगों ने अभी याद तो नहीं दिलाया, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि कल की क्लास में स्टार्टिंग में ही मैं आपको विभिन्न प्रकार के बहुमत को बता दूंगा, क्योंकि क्लास यूट्यूब पर है, पब्लिकली है, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से भी जुड़े हुए हैं और कई बार उनको पढ़ने का अवसर सही से नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूं ये बेसिक बातें हैं मेजॉरिटी को लेकर के, आज पहले मैं विभिन्न प्रकार के बहुमत को बता करके फिर आज की क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि कल साधारण बहुमत की बात हुई तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, साधारण बहुमत कैसे पारित किया जाता है, प्रभावी बहुमत कैसे पारित होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, सेकेंड टाइप का विशेष बहुमत क्या होता है, थर्ड टाइप का विशेष बहुमत क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के बहुमत भी आज मैं यूट्यूब की क्लास में बता देता हूं, ताकि सभी बच्चों को लेकर के बहुमत से संबंधित क्लियरिटी मिल जाए आपको। ठीक है? और उसके अलावा कल एक पॉइंट मिस हो गया था कि अनुच्छेद 4 तक डिस्कस करने के बाद मुझे एक बात और बतानी थी। क्या जहां अनुच्छेद 3 के तहत संसद को इस बात की शक्ति मिली है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकता है,
अनुच्छेद 2 के तहत यह शक्ति मिली है कि भारत संघ के भीतर जो राज्य नहीं शामिल हैं, उसके अलावा भी कुछ अन्य राज्यों को भारत के संघ में शामिल किया जा सकता है, और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया भी है। तभी तो गोवा को शामिल किया गया, दमन को शामिल किया गया, दादर नागर हवेली को शामिल किया गया, पुडुचेरी को शामिल किया गया, कराईकल को शामिल किया गया, यनम को शामिल किया गया, माहे को शामिल किया गया, सिक्किम को शामिल किया गया। ये सारा शामिल जो किया गया है, ये किस अनुच्छेद का प्रयोग के तहत किया गया है? अनुच्छेद 2 के तहत ही किया गया है। एक और कॉन्सेप्ट की बात मैं बताना चाहूंगा, यूपीएससी ने सवाल पूछा है, पीसीएस में तो नहीं पूछा गया है। अगर कभी एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि अगर किसी नए राज्यों को भारत में शामिल करना हो या नए राज्यों का गठन करना हो, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। आईएएस के सवाल में पूछा गया है, पीसीएस में यह सवाल नहीं आया है, लेकिन क्या पता भविष्य में आ जाए। अगर कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नए राज्यों के प्रवेश के समय या नए राज्यों के गठन के समय संसद को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों में संशोधन करना पड़ेगा, कौन सी शेड्यूल में परिवर्तन करना पड़ेगा, यह कॉन्सेप्ट का सवाल हो गया। तो 2 अनुसूचियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप खुद से इसको नोट कर लीजिएगा। एक तो अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा और साथ ही साथ अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। अब आपका सवाल होना चाहिए, सर अनुसूची 1 में संशोधन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था कि भारत के जितने भी राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं या अर्जित किए गए क्षेत्र हैं, उनका उल्लेख कहां किया गया है? शेड्यूल 1 में किया गया है। क्योंकि भारत के सभी राज्य और भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन शेड्यूल 1 में किया गया है। और जब भी किसी राज्य के नए राज्यों के प्रवेश की बात होगी या नए राज्यों के गठन या निर्माण की बात होगी, तो संशोधन के साथ साथ शेड्यूल अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आपका सवाल होना चाहिए कि अनुसूची 4 में क्या लिखा गया है? सर अनुसूची 4 में राज्यसभा के भीतर राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा? व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, राज्यसभा का आवंटन कितना होगा, राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, इसको लेकर के उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। और जब कभी भी अनुसूची 2 के तहत और अनुसूची 3 के तहत नए राज्यों के गठन या प्रवेश की बात की जाएगी, तो इसके साथ साथ अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। यह फैक्ट नहीं है, यह कॉन्सेप्ट है, और यह कॉन्सेप्ट पीसीएस ने नहीं पूछा है, इसको आईएएस ने पूछा है। लेकिन भविष्य में आईएएस में पूछे गए सभी सवालों को लेकर आपको तैयार रहना होगा। अगर आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, चाहे आप पॉलिटी पढ़िए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी या इकोनॉमी या एनवायरमेंट पढ़िए, अगर आप ये सोचेंगे केवल हमको अपने पढ़ने का दायरा पीसीएस तक बनाना है, तब आपके साथ कई बार कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। अपनी तैयारी के समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में यूपीएससी ने कहां तक सवाल पूछा है, उसे भी आपको कवर करना पड़ेगा। जब इतना कवर करेंगे ना, तब जाकर कमांड और बिलीव बन पाएगा कि अब हमारे एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक और चर्चा करना चाहूंगा मैं इसको लेकर के। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत सर आपने ये तो बता दिया कि नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या भारत के संसद के पास या भारतीय संसद के पास यह भी शक्ति है भारत राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी दूसरे राज्य को सौंप सकती है या नहीं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पूरा विवाद और वर्तमान स्थिति में विभिन्न प्रकार के बहुमत को बताने के बाद मैं चर्चा करूंगा आपसे। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए यस और नो। अनुच्छेद 2 मैंने आपको पढ़ा दिया, अनुच्छेद 3 मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या संसद के पास यह भी शक्ति है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है? अनुच्छेद 2 कहता है किसी विदेशी राज्य के किसी नए राज्य को भारत में प्रवेश कर सकती है। क्या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी अन्य विदेशी राज्य को सौंप सकती है या नहीं? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अलग अलग जवाब हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा यस, बहुत सारे बच्चों ने कहा नो, बराबर का मामला है। लेकिन इसका सही इतिहास क्या है, विवाद क्या है, न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया, संसद ने क्या इसके लिए प्रयोग किया, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको हम बताएंगे, बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन विभिन्न प्रकार के बहुमत को बताने के बाद।
अलग अलग आपके आंसर हैं। 50-50% का मतलब है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस 50% और 50% बच्चे ही कह रहे हैं नो, लेकिन इसका सही जवाब क्या है उसके लिए 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा आपको। पहले मैं आपको विभिन्न प्रकार के बहुमत पढ़ा देता हूं ताकि पूरे पॉलिटी के पढ़ते समय आपको इसी बहुमत की जरूरत बार बार पड़ेगी, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना आए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, एक हेडिंग बनाइए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी। मैं ऑफलाइन क्लासेस में अक्सर ये बातें बताता हूं बच्चों को, मुझे लगता है कि आज यूट्यूब पर भी इस बात की चर्चा मुझे करनी चाहिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर के क्लियरिटी हो जाए। अगर विभिन्न प्रकार के बहुमत की बात करें कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए अक्सर अलग अलग बहुमत का प्रयोग किया जाता है, उन बहुमतों की मैं चर्चा करना चाहूंगा कि उस बहुमत का मतलब होता क्या है, कैसे वह बहुमत पारित किया जाता है। सबसे पहले है आपका साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, इसी को कहते हैं कॉमन मेजॉरिटी, कॉमन मेजॉरिटी, और इसको कई बार सिंपल मेजॉरिटी भी कहा जाता है, सिंपल मेजॉरिटी भी कहा जाता है। दूसरा है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से पहले मैं बताना चाहूंगा प्रभावी बहुमत। क्या बताना चाहूंगा? प्रभावी बहुमत, जिसे कहा जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या कहा जाता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। और उसके बाद है आपका क्या फ्रेंड्स? विशेष बहुमत। लेकिन इस विशेष बहुमत के बहुत सारे प्रकार हैं। विशेष बहुमत, लेकिन इस विशेष बहुमत के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इस प्रकार का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान में केवल विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत या पूर्ण बहुमत की बात की गई है, लेकिन वहां पर कोई विभिन्न प्रकार के विशेष बहुमत की बात नहीं की गई है। लेकिन इसको समझने की सुविधा के अनुसार, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको समझने की सुविधा के अनुसार इस विशेष बहुमत को भी मैं कई प्रकार में बांटूंगा। ये विशेष बहुमत के भी कई प्रकार हैं, जैसे फर्स्ट टाइप का विशेष बहुमत, सेकंड टाइप का विशेष बहुमत, थर्ड टाइप का विशेष बहुमत, फोर्थ टाइप का विशेष बहुमत, 5 टाइप का विशेष बहुमत। इतने प्रकार के विशेष बहुमत भी होते हैं। और किस विशेष बहुमत का प्रयोग कहां किया जाता है, उदाहरण के साथ मैं समझा देता हूं। साधारण बहुमत का प्रयोग कहां किया जाता है, इसको भी बता देता हूं। प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहां किया जाता है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाएं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी भी मेजॉरिटी को लेकर कोई दिक्कत आपको ना आए, कभी भी आपको मेजॉरिटी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। ध्यान से समझिएगा इसको, कंसंट्रेशन बना करके। जितने भी साथी यूट्यूब पर हैं, एक बार लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए और भी साथियों को क्लास में जोड़ दीजिए। अब मैं विस्तार पूर्वक समझाता हूं, उदाहरण के साथ समझाता हूं। आराम से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि आप ऑनलाइन नहीं, हमारे साथ आप ऑफलाइन कक्षा में पढ़ रहे हैं, एकदम सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। जिस भाव से बैठ करके वहां आप नोट्स बनाते हुए पढ़ते हैं, उसी भाव से पॉलिटी की क्लास करिए आप लोग। अगर मैं साधारण बहुमत की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? साधारण बहुमत का मतलब यह हुआ सदन में उपस्थित तथा सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का आधे से अधिक, और इसी शब्द को हम बोल सकते हैं सदस्यों का बहुमत। बहुमत का मतलब ही होता है आधे से अधिक। किसी भी चीज के अगर इसकी मेजॉरिटी हो गई तो मेजॉरिटी का मतलब ही होता है आधे से अधिक। जब कहा जाए कि किसी भी प्रस्ताव को सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सदन की टोटल संख्या का आधे से अधिक, नहीं, यह दूसरा बहुमत है। अगर उसे सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया गया है तो इसका मतलब क्या होगा? सदन में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का आधे से अधिक या उनका बहुमत, यह कहलाता है आपका सिंपल मेजॉरिटी।
अब आप कहना चाहेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? बहुत स्थानों पर किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे जब कभी भी कोई मामला, किसी विधेयक पर कोई विवाद हो जाता है और विवाद के बाद भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है और लोकसभा स्पीकर अनुच्छेद 118 के तहत उसकी अध्यक्षता करता है। ऐसे समय में किसी विधेयक का निपटारा करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए जिस प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है वो यही प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि संयुक्त अधिवेशन में इसका प्रयोग होता है। संयुक्त अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या इसके अलावा कहीं और भी होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि नए राज्यों के गठन के संबंध में जो कल आपने पढ़ा, नए राज्यों के गठन के संबंध में। तीसरा, राज्य विधान परिषद के गठन और समापन के संबंध में। राज्य विधान परिषद के गठन एवं समापन के संबंध में एवं नागरिकता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए इत्यादि हैं बहुत सारे, लेकिन जब मैं संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो और भी बताऊंगा। अभी मैं केवल बहुमत पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुमत के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आप बातें समझ पाएं। तो मैंने कहा साधारण बहुमत का तात्पर्य यह हुआ उपस्थित तथा मतदान देने वाले जितने प्रेजेंट हैं, कुल संख्या का नहीं। जैसे मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, इसमें लाइव 278 बच्चे हैं, तो मैं कहूंगा इस क्लास में बहुमत से अगर बच्चे ये पारित कर देंगे एक क्लास और लीजिए यूट्यूब पर, तो मैं यूट्यूब पर एक क्लास और ले लूंगा। लेकिन साधारण बहुमत से ये पारित होना चाहिए। तो साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ कि इस क्लास की संख्या अगर 278 है, जिस समय इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, 278 का बहुमत नहीं चाहिए। जितने प्रेजेंट हुए हैं, जितने आए हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से अधिक चाहिए। टोटल संख्या का आधे से अधिक नहीं। टोटल संख्या का आधे से अधिक करेंगे तो वो दूसरा बहुमत हो जाता है। वह बहुमत कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। एक दूसरा बहुमत मैंने लिखा, शायद पहली बार बहुत सारे बच्चे इसका नाम सुन रहे होंगे। एक बहुमत प्रभावी बहुमत भी होता है, जिसे इफेक्टिव मेजॉरिटी कहा जाता है। ये कौन सा बहुमत है? प्रभावी बहुमत है। इसे क्या कहा जाता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सदन की कुल संख्या का बहुमत। इसका मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत। सदन की कुल संख्या का बहुमत। और सदन की कुल संख्या का बहुमत का मतलब क्या हो गया? सदन की कुल संख्या का बहुमत का मतलब हुआ कि टोटल मेंबर ऑफ हाउस का आधे से अधिक। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने में, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने में। जैसे इसका प्रयोग कहां होता है? लोकसभा स्पीकर को हटाने में और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति को हटाने में। जब भी कभी आपको उपराष्ट्रपति पढ़ने का मौका मिलेगा हमारे साथ, मैं अक्सर आपसे चर्चा भी करूंगा कि जब कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसे हटाए जाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में इसे पारित होने के लिए कम से कम 123 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। राज्यसभा में इसे पारित होने के लिए 123 सदस्यों का मेंबर्स का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या होती कितनी है? 245। इसका मतलब जब तक 245 सदस्यों में से आधे से अधिक का सिग्नेचर नहीं हो जाएगा तब तक राज्यसभा का सभापति यानी भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटेगा। इसका मतलब प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? सदन की कुल संख्या का बहुमत यानी कि सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक के साथ प्रस्ताव को पारित करना। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? लोकसभा स्पीकर को हटाने में, राज्यसभा के सभापति को हटाने में। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन में इसका प्रयोग किया जाता है।
नए राज्यों के गठन में इसका प्रयोग किया जाता है, राज्य विधान परिषद के गठन और समापन में इसका प्रयोग किया जाता है, नागरिकता के में संशोधन करने के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है, अनुसूची 5, अनुसूची 6 और अनुसूची 8 में संशोधन करने में पर भी इसी का प्रयोग किया जाता है, जहां पर साधारण बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक मामला एकदम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मैं चाहूंगा यही कि कोशिश बातचीत की बजाय आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आप लोगों का भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों को हर राज्य, हर जिले, हर ग्रामीण परिवेश से बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिल जाता है इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से। और आपका भी ये सौभाग्य होता है कि गांव के किसी गलियारे में बैठ करके इलाहाबाद से लेकर प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक के अध्यापकों से पढ़ने का अवसर मिल जाता है। तो ये दोनों लोगों का सौभाग्य है। तो उस सौभाग्य को पॉजिटिव वे में लिया जाए, हम लोग बातचीत करके समय ना जाया करें, बल्कि अपने कैरियर को, अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए और अपनी सफलता की तरफ हम कोई कदम आगे बढ़ाएं। अब आपको बताता हूं विशेष बहुमत क्या होता है। इसमें तो बहुत सारे प्रकार है, सारा कंफ्यूजन यहां होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि 15 से 20 मिनट में इसको आपको अच्छे से मैं समझा दूं। पहला विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का, मतदान देने वालों का, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3, मतलब जितने भी लोग सदन में प्रेजेंट हुए हैं उसमें से 2/3 लोग किसी प्रस्ताव को अगर पारित कर दें, इसका मतलब हुआ वह बहुमत विशेष बहुमत से पारित हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी से पारित हो गया। और इस स्पेशल मेजॉरिटी का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, कैसे कैसे होता है? जो हमारा संविधान संशोधन होता है ना, ऐसे मामले जो संघीय ढांचे से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अगर नोट्स बना रहे हैं नोट कर लीजिएगा, ऐसे मामले जो संघीय ढांचे से संबंधित नहीं है, ऐसे मामले जिनका परिवर्तन साधारण बहुमत से नहीं किया जाता है, इन सब के अलावा जितना भी संशोधन हमारे संविधान में किया जाता है इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, विशेष बहुमत के माध्यम से होता है। कैसे होता है? विशेष बहुमत के माध्यम से होता है। लेकिन एक संशोधन दूसरा क्या है? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। यहां अब इसको नहीं लिखते हैं, अभी दूसरा लिखते हैं, पहले इसको बाद में बताएंगे। पहले आप ये लिखेंगे, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। अब आपको लग रहा है नंबर 1 और नंबर 2 तो एकदम सेम हो गए सर, अंतर क्या है? अंतर अब आएगा, प्लस के बाद प्लस सदन का बहुमत, प्लस सदन का बहुमत। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी प्रस्ताव को 2 शर्तों के साथ पारित किया जाए, क्या शर्तें होनी चाहिए? उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 से पहले प्रस्ताव पारित करिए, और उसके बाद 2/3 से प्रस्ताव पारित करने के बाद जो संख्या आती है, जरा चेक करके देख लो कि वह सदन की बहुमत से अधिक है या नहीं है। अगर सदन की बहुमत से अधिक है तब तो वह सेकंड टाइप का विशेष बहुमत माना जाएगा, अगर उसके बहुमत से कम है तो वह सेकंड टाइप का विशेष बहुमत नहीं माना जाएगा। अब आपका सवाल हमसे होना चाहिए, एग्जाम्पल देके समझाइए सर, बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे किसी सदन में 100 मेंबर हैं और कहा गया कि एक प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव को सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। लेकिन जब इस प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है उस समय कितने लोग आए हैं? केवल 60 लोग आए हैं। और 60 लोग आए हैं तो 60 लोगों का 2/3 कितना होगा? लगभग 67%। आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा, ये संख्या आपका 47 या 48 आएगी, ठीक। लेकिन सदन की संख्या कितनी थी? 100 थी। और 100 का बहुमत कितना कहलाएगा? अच्छा, बहुमत का मतलब आधे से अधिक, हाँ, बहुमत का मतलब आधे से अधिक। तो 100 का आधे से अधिक कितना होगा? लगभग 51 हो जाएगा। जबकि उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 से जब प्रस्ताव पारित हुआ उसकी संख्या कितनी आ रही है? 47, 48 आ रही है। और सदन का बहुमत कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। इसका मतलब सदन का बहुमत से
हमारी उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्य संख्या का जो संख्या आई है वह उससे कम है, और इस प्रकार से अगर सेकंड टाइप का विशेष बहुमत पारित नहीं हो सकता। तो सेकंड टाइप का विशेष बहुमत पारित होने के लिए दोनों शर्तों का पूरा होना पड़ेगा। उपस्थित तथा मतदान देने वालों की कुल सदस्य संख्या का 2/3 से पहले उस प्रस्ताव को पारित करिए और उसके बाद चेक करिए वह सदन का बहुमत से अधिक है या नहीं, क्या सदन का बहुमत भी है या नहीं है। वो मतलब अगर 100 सदस्य आपके सदन में हैं, मान लीजिए 90 प्रेजेंट हो गए, 10 एब्सेंट थे, उस 90 में से ध्यान दीजिएगा उस 90 का 2/3 कितना होगा, लगभग 67%। 67% कितना बनेगा, लगभग 60 के अराउंड में, और सदन का बहुमत कितना होगा, 51। अब जरा चेक करके देखिए कि उपस्थित तथा मतदान देने वालों का जो 2/3 है वह सदन की बहुमत से अधिक है या नहीं है, अधिक है। इसका मतलब दोनों शर्तों को पूरा कर लिया गया। उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 भी कर लिया गया और सदन का बहुमत भी हो गया। इसका मतलब है यह प्रस्ताव अब सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से माना जाएगा, और यह सबसे जटिल बहुमत माना जाता है। यह सबसे जटिल और मुश्किल बहुमत माना जाता है। इस प्रकार से किसी प्रस्ताव को पारित करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, जब कभी भी अनुच्छेद 352 के तहत, उदाहरण नोट कर लीजिए, उदाहरण नोट कर लीजिए, बातचीत की जगह उदाहरण नोट करिए। जब कभी भी देश में अनुच्छेद 352 के तहत देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और 1 माह के भीतर सदन को इससे विस्तारित करना हो, तो सदन इसका विस्तार कैसे करती है, इसी सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से। इसी सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से सदन इसका विस्तार करती है। और कहां किया जाता है, जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो, जब कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो, जब कभी भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना हो, तो सदन को ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। और कौन से विशेष बहुमत से, इसी सेकंड टाइप के विशेष बहुमत से पारित करना होता है, यानी कि उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस सदन का बहुमत। वहां पर यही प्रयोग किया जाता है। ये थे हमारे शुरुआती 2 प्रकार के विशेष बहुमत। अब सुनिए तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत कैसे होता है, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का, मतदान उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, आधे राज्यों का अनुसमर्थन। यानी एक विशेष बहुमत इस तरीके से भी होता है कि उपस्थित तथा मतदान देने वाले कुल सदस्य संख्या का पहले 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करिए, कहां, केंद्र में। उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। राज्य सहमति कैसे देंगे, केवल यस बोलकर नहीं, राज्य भी इस प्रस्ताव को पारित करेगा। कैसे, साधारण बहुमत से। और राज्य भी साधारण बहुमत से पारित करके अगर इस पर अपनी सहमति दे दे तो ये आपका तीसरे टाइप का विशेष बहुमत माना जाता है। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है, जब अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करना होता है। कैसा संशोधन, ऐसा संशोधन जो देश के संघीय ढांचे से संबंधित हो, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो, हमारे फेडरल सिस्टम से संबंधित हो। ऐसे संशोधन को करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में शामिल मानी जाती है। बात एकदम समझ में आ गई भाई, आगे चलें। यह हमारा तीसरा बहुमत था। अब मैं आपको चौथे प्रकार का बहुमत बताता हूं, जिसको 99% लोग जहां गलतियां करते हैं। एक बहुमत और भी होता है, सदन की कुल संख्या का 2/3, सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का 2/3। क्या, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना। टोटल मेंबर ऑफ द हाउस और उसका 2/3 बहुमत नहीं, अगर बहुमत हो जाएगा केवल तो प्रभावी बहुमत हो जाएगा। जितनी सदन की कुल संख्या है उसका 67% से अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है वह कहलाता है 4 टाइप का विशेष बहुमत। एक एग्जांपल देकर समझाइए इसका प्रयोग कहां किया जाता है, बताता हूं। आपने उसको पढ़ा बहुत बार है लेकिन सोचा नहीं कभी उसके बारे में, कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि इस प्रक्रिया के तहत जब किसी प्रस्ताव को संसद पारित करती है तो कौन से बहुमत का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा, बहुत प्रचलित है आपके बीच, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। आप कहेंगे यस सर, बहुत अच्छे से पता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख कहां किया गया है, अनुच्छेद 61 में किया गया है।
अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति जब संविधान पर अतिक्रमण करेगा तो संसद में के द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग कहां लाया जाता है? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन के द्वारा कैसे पारित किया जाता है? शायद विशेष बहुमत से, ऐसा आपको याद आ रहा होगा। लेकिन कौन सा विशेष बहुमत है?